हेलो दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य काल। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में पूरा पढ़ लिया था। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बारे में पूरा पढ़ा था और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जिन्होंने वह क्लास मिस कर दी है तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिनको देखना है वो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मौर्य काल के। लेकिन मौर्य काल पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रथम बार आक्रमण जो कि मौर्य काल के समय पे ही हुआ था। वो उससे तो जो ये आक्रमण हुए हैं उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो इसमें दो लोगों ने आक्रमण किया था भारत में पहली बार। पहले ईरानी शासक दर्रा फर्स्ट ने और दूसरा सिकंदर ने। जो ईरानी शासक दारा है फर्स्ट, उसने 1516 बीसी में और सिकंदर ने 326 से 325 बीसी तक के बीच में इन्होंने आक्रमण किया था। तो पहले पढ़ते हैं दारा फर्स्ट के बारे में। दारा फर्स्ट जो था ईरानी शासकों को अखमानी शासक कहा जाता था। ये देखिए, जो ईरानी शासक होते थे उनको अखमानी कहा जाता था तथा हेरियोटोरस जो कि इतिहास के पिता है, जो हेरियोटोरस हैं वह इतिहास के पिता, वह बताते हैं कि 1516 बीसी में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ईरानी शासक द्वारा दारा फर्स्ट ने आक्रमण किया था। मतलब 1516 बीसी जो है 1516 बीसी में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ईरानी शासक दारा फर्स्ट ने आक्रमण किया था। जो कि जैसे ये भारत का, अगर हम लोग नक्शा देखें, जैसे ये भारत का नक्शा है, ये तो पश्चिमोत्तर ये जो नक्शा है भारत का, तो पश्चिमोत्तर संघ का ये जो पड़ेगा, ये इलाका पश्चिमोत्तर पड़ता है। जो कि यहाँ पाकिस्तान, इधर इराक पड़ता है, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो इलाका है ये पश्चिमोत्तर इलाका पड़ेगा। पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ईरानी शासक दर्रा फर्स्ट ने आक्रमण किया था तथा पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीता। मतलब जो कि इसके यहाँ के जो क्षेत्र थे इसने आक्रमण किया 1516 में, और इसने पंजाब और सिंध का इलाका पूरा जीत लिया और उसे अपना 20वां प्रांत बनाया था। और जो ये पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र था उसे उसने अपना 20वां प्रांत बनाया था। ठीक, चलिए दूसरे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सिकंदर के बारे में। सिकंदर क्या है? सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। जो सिकंदर है उसे अलेक्जेंडर कहते हैं। अलेक्जेंडर ने विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 334 बीसी में मैसिडोनिया जो कि यूनान, जिसे यूनान भी कहते हैं, यूनान से पूर्व की तरफ अपना अभियान शुरू किया और टर्की, ईरान, इराक आदि को जीतता हुआ 325 से 326 बीसी में के मध्य पश्चिमोत्तर भारत, मतलब यहाँ ये भी यहीं से आया था पश्चिमोत्तर भारत से, तो पश्चिमोत्तर से भारत पहुँचा, जहाँ उसने तक्षशिला, यहाँ तक्षशिला हुआ करती थी एक समय। तक्षशिला के शासक अम्बी, जो कि उस समय के जो तक्षशिला के जो वो थे राजा थे, वो अम्बी, उसके साथ इसने युद्ध किया तथा झेलम और चिनाब के राजा पोरस को पराजित कर, मतलब अम्बी और पोरस को पराजित कर दिया। लेकिन जो पोरस से युद्ध किया था, जो सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, युद्ध हुआ, उसमें पोरस पराजित हुआ। लेकिन जो पोरस को, उसका क्षेत्र, जो सिकंदर था उसने पोरस का जो राज्य जो जीता हुआ था उसने उसको वापस कर, जीता हुआ जो क्षेत्र था उसको वापस कर दिया और ब्यास नदी की तरफ बढ़ा। और वहाँ उसने 19 माह वो वहाँ रुका
उसके पास वो वापस चला गया। इसी समय भारत में नंद वंश का शासक था और इसी समय पे जब ये आक्रमण हुआ, जिस समय ये आक्रमण हुआ उस समय नंद वंश का शासक था। उस समय वहाँ पे नंद वंश का शासक था। और चलते हैं अब अपने मौर्य साम्राज्य की ओर। मौर्य साम्राज्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ था, उसके टॉपिक में देखिए हम क्या पढ़ेंगे, इसका शासक काल पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य का राजनीति उस समय उनकी जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उनकी राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, धर्म के बारे में तथा साम्राज्य के बारे में। लेकिन आज हम लोग सिर्फ उनके शासक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो जो इनके शासक है वो। अब चलते हैं आगे। उनकी जो ये मौर्य साम्राज्य, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी स्रोत हैं जो हमारे, वह साहित्य स्रोत। पहला है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में धार्मिक स्रोत, पहला ब्राह्मण, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। जैन साहित्य से हमें इनकी जानकारी मिलती है, ब्राह्मण के पुराण से और धर्मसूत्र ही आगे मनुस्मृति, ये चीज़ याद रखिएगा, मनुस्मृति बनी। जो धर्मसूत्र है वही, उसी को ही मनुस्मृति भी कहते हैं। और बौद्ध साहित्य में कथावस्तु नामक ग्रंथ लिखा, उसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। मिलिंद पन्हु जो कि नागसेन ने लिखी, उस पर जातक कथा, उस पर भी हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। और जैन साहित्य के कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु ने लिखी थी, और परिष्ट पर्वत जो कि हेमचंद्र ने लिखी थी। और इसके बाद जो दूसरा है गैर धार्मिक, जो गैर धार्मिक ग्रंथ थे, उनमें से जो जानकारी मिलती है हमें, वो धर्म कौन से, वह ग्रंथ कौन से हैं देखते हैं। वह पहला है अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा था, और जो अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन की भी व्यवस्था जानने को मिलती है। दूसरा है मूषिक वंश, जो मूषिक वंश ग्रंथ है, उसको अतुल ने लिखा था। और आगे मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। और दास कुमार चरित्र, ये दंडिन नामक लेखक थे, उन्होंने लिखी। और रासरंगी सबको जानता है, कल्हड़ ने लिखी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिकंदर, विदेशी विवरण इसका क्या मिलता है? जो इस समय वो थे, उनका विदेशी विवरण क्या है? पहला विदेशी विवरण में पहले है सिकंदर कालीन है, सिकंदर कालीन की सिकंदर कालीन में एरिस्टोबुलस। और इंडिका जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो कि आगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया, उस समय जो रचना करी गई इंडिका, उससे हम लोग को जानकारी मिलती है इस साम्राज्य के बारे में। और मौर्योत्तर काल के समय पे, मौर्य काल के बाद में भी कुछ ग्रंथ लिखे गए जिनमें हमें जानकारी मिलती है, जैसे प्लिनी, स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लुटार्क, ये ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें इनसे जानकारी मिली। चलिए आगे चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि मौर्य काल का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बारे में पढ़ते हैं। वह 321 से लेकर 297 BC तक इन्होंने शासन किया था। चलते, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह महान कुशल विजेता था। यह एक कुशल विजेता भी था तथा एक महान सेनानायक था। और इसने कबीलों के माध्यम से अपनी एक बड़ी सेना बनाई। ये देखिए सबसे बड़ी ये चीज़, ये इसने कबीलों के माध्यम
से एक बड़ी सेना बनाई थी तथा इसने सिकंदर के जीते हुए क्षेत्र को पुनः भारत में मिलाया था। मतलब जो इसने सिकंदर ने जो भारत के क्षेत्र जीत जो हुए थे उन जो सिकंदर के जीते हुए क्षेत्र को पुनः भारत में मिला लिया था। सन 305 बीसी में चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस निकेटर सन 305, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सन 305 बीसी में चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच, सेल्यूकस निकेटर कौन था? जिस सिकंदर ने जो अपने जीते हुए जो भारत के राज्य थे सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को यहाँ छोड़कर वापस अपने यहाँ चला गया। तो उसको जो उसका राज्य कार्य संभाल रहा था वो सेल्यूकस निकेटर था, वही सेल्यूकस निकेटर था। तो चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। इस युद्ध की जानकारी एपियान्स देता है। एपियान्स एक ग्रंथ है जो इस युद्ध की जानकारी देता है। एपियान्स में इस युद्ध का वर्णन है। एपियान्स एक ग्रंथ है, उसमें इस युद्ध के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद दोनों के मध्य संधि हो गई, मतलब कि पहले युद्ध हुआ 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ तथा इन दोनों जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। लेकिन इन दोनों के बीच संधि हुई जिसमें कि चंद्र ने सेल्यूकस को उपहार में 500 हाथी, देखी कितनी बड़ी सेना थी इनकी चंद्रगुप्त की, कि उन्होंने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार पे दिए। और सेल्यूकस ने एरिया एक राज्य एक क्षेत्र है, एक राज्य है जो कि हेरात के आसपास क्षेत्रों पे ऊंचा बसा हुआ एक क्षेत्र है जिसे कि एरिया कहते हैं। एरिया नंबर 1। दूसरा जेंड्रोसिया जो कि बलूचिस्तान में है दूसरा, और परोकोशिया काबुल तथा तीसरा परोकोशिया काबुल जो कि काबुल में है। ये 3 राज्य उसने चंद्रगुप्त को दिए थे। और चंद्रगुप्त ने ग्रीक की राजकुमारी जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, उसने हेलेना पुत्री थी, उससे विवाह किया। उसका नाम हेलेना था। तो इसमें क्या, चंद्रगुप्त की जो पत्नी बनी वो थी हेलेना जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी। तथा इसी के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। ये चीज़ याद रखिएगा, इसी के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक का रचना करी। इंडिका, ठीक, वही मेगास्थनीज इन्हीं के चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ही भारत आया था। अब आगे क्लास में हम लोग बिंदुसार तथा अशोका के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।